एक कदम आगे बढ़ाया। धड़ाम! मेरी पीठ के पीछे 9 ड्रैगन कॉफिन एवेटार प्रकट हो गया। 9 काले ड्रैगन शैडोज ने एक साथ अपनी लाल आंखें खोल दी। वह प्राचीन ब्लैक कॉफिन मेरे पीछे हवा में तैरने लगा। कॉफिन पर बंधी ब्लड रेड चेन्स धीरे धीरे कांपने लगी। आसमान से एक विशाल फॉरबिडन प्रेशर उतरी। आसपास के खंडहर, ब्लड मून, जॉ यूकिंग और पूरा इल्यूजन शीशे की तरह टूट गया। रियलिटी वापस लौट आई। जॉ यूचिंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह लड़खड़ा कर पीछे हटी। उसके होठों से खून की एक पतली धारा निकली। उसके पीछे स्पाइडर लिली एवेटार कांपने लगा और उसकी पंखुड़ियां झड़ने लगी। असंभव! वह अविश्वास से मुझे घूरने लगी। मेरी येलो स्प्रिंग फ्लावर फ्रेग्रेंस इंसान के दिल की सबसे गहरी इच्छा को बाहर निकाल सकती है। तुम पर इसका कोई असर कैसे नहीं हुआ? मैंने उसकी ओर ठंडे भाव से देखा। इच्छा? तुम खुद को मेरी इच्छा बनने के लायक समझती हो? जाओ यूकिंग का चेहरा पल भर में रंगहीन हो गया। यह शब्द किसी भी हमले से ज्यादा दर्दनाक है। उसने होंठ काटे और उसकी आंखों में घबराहट उभर आई। चिनली, तुम पहले मुझे पसंद करते थे। तुम बस अब भी मुझसे नाराज हो, है ना? उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह बेचारी बनने की कोशिश करते हुए बोली, मैं मानती हूँ कि मैंने गलतियां की थी, लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि अपोकलिप्स आने वाला है। मुझे लगा था कि तुम सचमुच पागल हो गए हो। छिनलाई, बस मुझे शेल्टर में आने दो। मैं फिर से तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। मैं अब ए रैंक अवेकन्ड हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं सर्वाइवर्स को कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। जॉ यूकिंग, तुम धोखेबाज औरत! अभी तो कह रही थी कि उसकी मदद करके उसे खत्म करोगी। चू रुई अचानक चिल्लाया। जॉ यूचिंग ने पलटकर उसकी ओर देखा और गुस्से से चीखी, चुप रहो! अगर तुम लाइव स्ट्रीम में चिनलाई का मजाक न उड़ाते, अगर तुम मुझे उसके ऊपर हंसने के लिए मजबूर न करते, तो मैं आज इस हालत में नहीं होती। जब तुम भाग रहे थे तब क्या एक बार भी मुड़कर मेरी तरफ देखा था? तुम्हें मुझे दोष देने का कोई हक नहीं है। शूरोई गुस्से से कांपने लगा। मैं उन दोनों को कुत्तों की तरह आपस में लड़ते देख रहा था और मुझे यह सब बेहद बोरिंग लग रहा था। पिछली जिंदगी में मैं इन्हीं 2 लोगों की वजह से मारा गया था। ये सोचकर ही हंसी आती थी। छिनली, मुझसे गलती हो गई, सच में हो गई। मुझे एक और मौका दे दो प्लीज। जाओ यूकिंग ने मेरा हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मुझे छूने से पहले ही एक अदृश्य प्रेशर ने उसे उछालकर दूर फेंक दिया। मैं ऊपर से उसकी ओर देखते हुए शांत स्वर में बोला, तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा नहीं है। तुम्हें सिर्फ यह एहसास हुआ है कि शूरुई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता और मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। जाओ यूकिंग का शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में भरे आंसू वहीं रुक गए। मैंने अपना दायां हाथ उठाया। मेरे पीछे मौजूद ब्लैक कॉफिन एवेटार धीरे धीरे थोड़ा खुला। उसके भीतर से एक काली चेन बाहर निकली और बिजली की तरह जाओ यूकिंग की कमर पर मौजूद स्पाइडर लिली टोटम को जकड़ लिया। स्पाइडर लिली सच में खूबसूरत होती है, लेकिन तुमने इसे गलत जगह खिलाया है। मेरे शब्द खत्म होते ही ब्लैक कॉफिन चेन कस गई। जाओ यूकिंग दर्द से चीख उठी। उसके पीछे मौजूद ब्लड रेड फ्लावर सी एक ही पल में टूटकर बिखर गई। अनगिनत स्पाइडर लिली शैडोज हवा में मुरझाने लगी। उसके शरीर के भीतर मौजूद टोटम पावर को 9 ड्रैगन कॉफिन ने जबरदस्ती सील कर दिया। उसकी लाल आंखें फिर सामान्य हो गईं। उसका पूरा शरीर जैसे अपनी सारी शक्ति खोकर जमीन पर गिर पड़ा। मेरी शक्ति! चिनलाई, तुमने मेरी शक्ति सील कर दी। वह निराशा से मुझे देखती रही। मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें मारना मेरे लिए दूसरी बार हाथ उठाने लायक भी नहीं है। शू रुई ने जाओ यूकिंग को देखा, जिसकी शक्ति सील हो चुकी थी। उसकी आंखों में जरा भी दया नहीं थी, केवल नफरत ही। बेकार औरत, एक आदमी को भी अपने जाल में नहीं फंसा सकी। जाओ यूकिंग अविश्वास से उसकी ओर देखने लगी। शू रुई, तुमने क्या कहा? शू रुई ने उसके पास जमीन पर जोर से लात मारी और चीख पड़ा, अगर तुम जैसी अपशकुनी औरत न होती तो मैं आज इस हालत में नहीं पहुंचता। जाओ यूकिंग की आंखों में बची हुई आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मैं ये सब देखकर केवल ऊब महसूस कर रहा था। अपोकलिप्स कभी किसी इंसान को नहीं बदलता, वह सिर्फ उसके दिल में छिपी सबसे गंदी चीजों को जल्दी बाहर निकाल देता है। मैंने धीरे से शू रुई की तरफ देखा। नाटक खत्म हो गया। अब हमारे बीच का हिसाब बाकी है। शू रुई के चेहरे से सारी अकड़ गायब हो गई। उसकी जगह अब सिर्फ डर बचा था। आखिर उसे समझ आ गया कि जिस लेवल 1 हेल हाउंड पावर पर उसे इतना घमंड था, वह मेरे सामने कुछ भी नहीं थी। नहीं, मैं ए रैंक अवेकन्ड हूँ। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ। शू रुई पूरी तरह पागल हो गया। उसने आसमान की ओर सिर उठाकर जानवर जैसी दहाड़ लगाई। उसकी पीठ के कपड़े फट गए। उसके पीछे 5 मीटर से भी बड़ा काली आग में जलता हुआ 3 हेडेड हेल हाउंड एवेटार प्रकट हुआ। उसका शरीर फूलने लगा। मांसपेशियां उभर आईं। दोनों हाथ तेज भेड़िए के पंजों में बदल गए और वह गंधक जैसी बदबू छोड़ता हुआ मेरी ओर झपटा। मर जा! बीच वाले कुत्ते के सिर ने मुंह खोला और काली आग की एक भयंकर लपट मेरी ओर फेंकी। सामने से आते इस विशाल हमले को देखकर मुझे बचने की भी जरूरत महसूस नहीं हुई। ए रैंक मेरे सामने कुत्ते के बराबर भी नहीं है। मैंने गहरी सांस ली। मेरे शरीर के भीतर ओरिजिन पावर से बदला हुआ भयानक ब्लड एनर्जी उफनती नदी की तरह गरज उठा। मैंने किसी एवेटार या टोटम पावर का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ अपने शरीर की ताकत पर भरोसा किया। मेरा दायां मुका पीछे गया और फिर तोप के गोले की तरह आगे निकला। धड़ाम! भयानक पंच फोर्स ने काली आग को बीच से चीर दिया। मेरा मुका बिना रुके यूरुई के सबसे गर्वित हेल हाउंड हेड पर जा लगा। क्रैक! हड्डियां टूटने की डरावनी आवाज गूंज उठी। यूरुई का दायां हाथ तुरंत टूट गया। बची हुई पंच फोर्स उसकी छाती पर जा लगी। यूरुई के मुंह से खून का फव्वारा निकला। उसका विशाल शरीर टूटी हुई पतंग की तरह हवा में उड़ा और दूर जाकर जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। तुमने अवतार भी इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? शूरुई ने अपनी धंसी हुई छाती पकड़ ली। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा डर दिखाई दिया। मैं धीरे धीरे उसके सामने पहुंचा और ऊपर से उसे देखने लगा। छिन शाओ, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने उसकी ओर देखा। मेरी आंखों में कोई भावना नहीं थी। पिछली जिंदगी में तुमने मुझे 20 टाइड के बीच धक्का दिया था। इस जिंदगी में मैं तुम्हें 20 टाइड में नहीं धकेलूंगा। ये सुनते ही शूरुई की आंखों में डर की एक नई चमक उभर आई।
आई, लेकिन मैंने ठंडे स्वर में कहा क्योंकि वह तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा होगी। मैंने धीरे से हाथ उठाया। मेरे पीछे 9 ड्रैगन कॉफिन एवेटार फिर प्रकट हुआ। ब्लैक कॉफिन थोड़ा सा खुला और उसके भीतर से एक काली चेन निकली जो सीधा शू रुई के 3 हेडेड हेल हाउंड टोटम में जा घुसी। शू रुई दर्द से चीख उठा। उसके पीछे का 3 हेडेड हेल हाउंड एवेटार पागलों की तरह संघर्ष करने लगा, लेकिन 9 काले ड्रैगन शैडोज ने उसे मजबूती से दबा रखा था। क्रैक! टोटम की सतह पर एक दरार उभर आई। शू रुई के शरीर से निकल रही पावर तेजी से खत्म होने लगी। उसकी ताकत समुद्र की लहरों की तरह पीछे हट गई। उसका शरीर फिर सामान्य इंसान जैसा हो गया। वह एक घायल, कमजोर और शक्तिहीन आदमी बनकर जमीन पर गिर पड़ा। मेरी शक्ति चिनली, मेरी शक्ति वापस करो! वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कुत्ता बनना पसंद था ना? आज से तुम कुत्ता बनने के भी लायक नहीं रहे। आसपास खड़े गुंडों ने शू रुई को देखा। उनकी आंखों का भाव बदल गया। अपोकलिप्स में कमजोर लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। ऊपर से शू रुई ने अपनी जान बचाने के लिए रास्ते भर न जाने कितने लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल किया था। अब उसकी सजा का समय आ चुका था। जल्द ही दर्द भरी चीखें गूंजने लगी। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। कुछ देर बाद शू रुई की आवाज हमेशा के लिए गायब हो गई। जमीन पर केवल एक फीका लेवल 1 गोल्डन कोर बचा था। मैंने उसे उठाकर हाफ लाइफ स्पेस में रख लिया। पिछली जिंदगी में जिसने मुझे बीस्टाइड में धक्का दिया था, इस जिंदगी में वह मुझे पूरी ताकत लगाने के लायक भी नहीं था। तभी अचानक आसमान से भारी गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई। भयंकर रोटर साउंड हवा को चीरती हुई पास आने लगी। मैंने सिर उठाकर देखा। 3 मिलिट्री आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स शेल्टर के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। हेलीकॉप्टर्स धीरे धीरे नीचे उतरे। कैबिन डोर खुला और पूरी तरह आर्म्ड स्पेशल फोर्सेस के 2 दस्ते तेजी से बाहर निकले और दोनों तरफ फैल गए। उनके पीछे एक सीनियर कमांडर कुछ गार्ड्स के साथ आगे बढ़ा। मिस्टर चिन, नमस्कार। मैं ईस्टर्न रीजन का डेप्यूटी कमांडर लेइजान हूँ। सुप्रीम कमांडर के आदेश पर आपसे मिलने आया हूँ। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कमांडर ले, आपने मेहनत की। बाहर बीस्ट हर तरफ फैले हुए हैं। आप यहाँ तक पहुँच गए। इसका मतलब कमांड सेंटर अब भी पूरी कोशिश से व्यवस्था बनाए हुए है। लेइजान की आंखों में आश्चर्य चमका। उसे लगा था कि मेरी जैसी ताकत वाला अवेकनर शायद मिलिट्री से दूरी रखेगा, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि अपोकलिप्स में मिलिट्री ही आम लोगों की आखिरी उम्मीद होती है। अगर वे फ्रंट लाइन नहीं संभालते तो जांगजो बहुत पहले बिखर चुका होता। लेइजान ने गहरी सांस ली। मिस्टर चिन, ड्रोन फुटेज में हमने आपको एस क्लास ब्लड पाइथन को मारते देखा। आपकी ताकत कमांड सेंटर के सभी झात अवेकनर्स से कहीं ऊपर है। सुप्रीम कमांडर आपके साथ हाईएस्ट लेवल वॉर टाइम कोऑपरेशन स्थापित करना चाहते हैं। हम आपको फोर्सफुली रिक्रूट नहीं करेंगे और ब्लैकस्टोन बेस भी नहीं लेंगे। बस इतना चाहते हैं कि ड्रैगन नेशन पर बड़े संकट आने पर आप अपनी क्षमता के अनुसार मदद करें। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। लेइजन की आंखें चमक उठी। मैंने आगे कहा, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट एक्शन का आदी हूँ। मैं किसी रेगुलर कमांड सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता। ब्लैकस्टोन बेस एक इंडिपेंडेंट कोऑपरेशन बेस रहेगा। मिलिट्री ऑर्डर बनाए रखेगी, सर्वाइवर्स को ट्रांसफर करेगी और डिफेंस लाइंस बनाएगी। मैं इंटेलिजेंस शेयर करूंगा और जरूरत पड़ने पर हाई लेवल बीस्ट को खत्म करूंगा। रिसोर्सेज एक्सचेंज और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग दोनों तरफ से होगी। यही सबसे एफिशिएंट तरीका है। लेइजान ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं आपकी बात ज्यों की त्यों सुप्रीम कमांडर तक पहुंचाऊंगा। मैंने कहा, चूंकि अब हम पार्टनर्स हैं तो मैं तुम्हें एक इंटेलिजेंस देता हूँ। 3 दिन बाद रात 2 बजे ईस्ट सी में पहली लार्ज स्केल मरीन बीस्टाइड फूटेगी। एक लेवल 5 डीप सी एंशिएंट ड्रैगन 10 लाख नहीं बल्कि 1 लाख से अधिक सी बीस्ट को लेकर जांगजो पर हमला करेगा। अगर पहले से हैवी फायर पावर डिफेंस तैयार नहीं की गई तो जांगजो और पूरा ईस्टर्न रीजन भारी तबाही झेलेगा। लेइजन का चेहरा बदल गया। ठंडा पसीना उसकी पीठ तक बह गया। उसने मेरी आंखों में झूठ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल शांति दिखाई दी। मिस्टर चिन, क्या यह जानकारी भरोसेमंद है? मैंने शांत स्वर में कहा। मैं 30 लाख लोगों की जान को मजाक नहीं बनाऊंगा। लेइजन ने तुरंत जवाब दिया। मैं अभी सुप्रीम कमांडर को रिपोर्ट करता हूँ और ईस्टर्न रीजन की पूरी शक्ति को डिफेंस प्रिपरेशन में लगा देता हूँ। मैंने आगे कहा, और मुझे कुछ हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए। हाई प्रिसीजन मशीन टूल्स, स्पेशल अलॉय मटेरियल्स, 10 वॉरशिप ग्रेड ऑटोमेटिक क्लोज डिफेंस कैनन सिस्टम्स और कुछ इंडिविजुअल क्लाउड बॉम्ब्स। मैं इन्हें मुफ्त में नहीं मांग रहा। बदले में हाई लेवल बीस्ट इंटेलिजेंस सबसे पहले मिलिट्री को दूंगा। लेइजान ने कुछ पल सोचा। ये स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज हैं। मुझे लॉन्गशुई से अनुमति लेनी होगी, लेकिन मेरी राय में यह डील फायदेमंद है। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। लेइजान ने गंभीरता से कहा, मिस्टर चिन, सहयोग के लिए धन्यवाद। मैंने जवाब दिया, मिलिट्री इंसानों की आखिरी सीमा की रक्षा करे और मैं उन मॉन्स्टर्स से निपटूंगा जिनसे तुम अभी नहीं निपट सके। हर कोई अपना काम करे। लेइजान ने सम्मान से सिर झुकाया। मैं आपके ये शब्द सुप्रीम कमांडर तक पहुंचाऊंगा। उसे जाते हुए देखते हुए मेरी आंखें गहरी हो गईं। लेवल 5 बीस्ट किंग, वही 9 ड्रैगन कॉफिन की पहली चेन खोलने की चाबी था। डीप सी एंशिएंट ड्रैगन का गोल्डन बॉक्स मुझे हर हाल में चाहिए था। 3 दिन पलक झपकते बीत गए। हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स, लगातार स्पेशल मशीन टूल्स, क्लोज डिफेंस कैनन सिस्टम्स और क्लाउड बॉम्ब्स ब्लैकस्टोन बेस पहुंचाते रहे। बाकी स्ट्रेटेजिक सप्लाईज भी अलग अलग खेपों में भेजी जा रही थी। मैंने सब कुछ हाफ लाइफ स्पेस में रख लिया। शेल्टर की डिफेंस पावर कई गुना बढ़ गई। चौथे दिन रात 2 बजे मैं मॉनिटरिंग रूम की बड़ी लेदर चेयर पर बैठा था। हाथ में गरम ब्लैक कॉफी थी। ब्रदर लाई, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन ये बारिश काली क्यों है? चू शाओदाओ स्क्रीन देखते हुए बोला। मैंने कॉफी की चुस्की ली और गहरी नजरों से बाहर देखा। शुरू हो गया। लगभग उसी समय जांगजो ईस्टर्न कोस्ट डिफेंस लाइन पर लेइजान रडार स्क्रीन को घूर रहा था। स्क्रीन पर अनगिनत लाल बिंदु सुनामी की तरह उनकी ओर बढ़ रहे थे। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बह रहा था। चिनली,
की जानकारी सच थी। ईस्ट सी बीस्ट टाइड आ चुकी थी। फायर, पूरा फायर पावर इस्तेमाल करो, उन्हें सिटी एरिया में घुसने मत दो, हमारे पीछे 30 लाख सर्वाइवर्स हैं। अगले ही पल आर्टिलरी पोजीशंस गरज उठी, हजारों शेल्स आग की लकीरें छोड़ते हुए कोस्ट लाइन पर गिरे। पूरा अंधेरा, आसमान दिन जैसा चमक उठा। लेकिन जब इल्यूमिनेशन फ्लेयर्स ऊपर पहुंचे तो फ्रंट लाइन के सभी सैनिकों के चेहरे पर निराशा छा गई। समुद्र के ऊपर दसियों हजार म्यूटेटेड सी बीस्ट लहरों को चीरते हुए बढ़ रहे थे। कुछ आर्मर्ड व्हीकल्स जितने बड़े म्यूटेटेड क्रैब्स थे, कुछ जहरीले कांटों से ढके एम्फीबियस फिशमैन और कुछ बेहद तेज सी स्नेक स्वॉर्म्स जो गोलाबारी के बीच भी पागलों की तरह आगे बढ़ रहे थे। लड़ाई शुरू होने के 10 मिनट के अंदर पहली डिफेंस लाइन पूरी तरह टूट गई। कमांडर ले, हम रोक नहीं पा रहे, बीस्ट की संख्या बहुत ज्यादा है, पूरी डिफेंस लाइन कोलैप्स हो रही है। ले जान ने कमर से पिस्टल निकाली, उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं। पूरी सेना को आदेश दो, आज चाहे हम सब मर जाएं, लेकिन आम लोगों की रक्षा करनी होगी। तभी जब मिलिट्री अंतिम लड़ाई की तैयारी कर रही थी, धरती अचानक भयानक तरीके से कांप उठी। एक ऐसी भयानक प्रेशर जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी, अचानक डीप सी की दिशा से पूरे क्षेत्र में फैल गई। जांगजो के अंदर खंडहरों और अंडरग्राउंड बेसमेंट्स में छिपे 30 लाख सर्वाइवर्स को एक साथ सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल पहाड़ उनके दिल पर रख दिया गया हो। सांस लेना तक मुश्किल हो गया। वो क्या चीज है? लेईजान ने निराशा से सिर उठाकर दूर रात के आसमान की ओर देखा। तभी घने काले धुएं को एक विशाल बोन विंग ने चीर दिया। बादलों के बीच से 100 मीटर से भी लंबी एक भयानक बोन ड्रैगन धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। उसका पूरा शरीर डीप सी मिस्ट से घिरा हुआ था। उसकी आंखें दो विशाल लाल लालटेन जैसी चमक रही थीं और उनमें से मौत की ठंडी आभा निकल रही थी। लेवल 5 बीस्ट किंग, डीप सी बोन ड्रैगन। अपोकलिप्स के शुरुआती दौर में लेवल 5 बीस्ट का मतलब था अजेय शक्ति, ऐसा मॉन्स्टर जो अकेले एक पूरे शहर को नष्ट कर सकता था। अचानक डीप सी बोन ड्रैगन ने आसमान हिला देने वाली दहाड़ लगाई। उसने अपना विशाल ड्रैगन माउथ खोला और एबिस जैसी गहराई से काली ड्रैगन ब्रेथ बाहर निकली। धड़ाम, काली आग ने 1000 मीटर के दायरे में मौजूद हर चीज को निगल लिया। आर्टिलरी पोजीशंस पल भर में नष्ट हो गईं। खत्म हो गया, जांगजो खत्म हो गया। निराशा की लहर पूरे शहर में फैल गई। अनगिनत लोगों ने आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतजार करने लगे। लेकिन उसी समय ब्लैकस्टोन शेल्टर के अंदर मैं धीरे से अपनी कॉफी कप नीचे रख रहा था। स्क्रीन पर वह विशाल बोन ड्रैगन काले धुएं के बीच घमंड से उड़ रहा था। मेरी आंखों में डर नहीं था, उनमें केवल जलती हुई उत्सुकता थी। शू शाओदाओ का चेहरा बदल गया। ब्रदर लाई, आप बाहर जाने वाले हैं, वो लेवल 5 बीस्ट किंग है। जांग शिनी ने भी मेरा हाथ पकड़ लिया। इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। मैंने उसके हाथ पर हल्के से थपकी दी और मुस्कुराया। मेरे 9 ड्रैगन कॉफिन की पहली चेन खोलने के लिए अभी एक की कमी है और उस बड़ी छिपकली का गोल्डन बॉक्स मुझे पसंद आ गया है। मैं एलिवेटर की ओर मुड़ा और चलते हुए बोला, घर का ध्यान रखना और हाँ, मेरे लिए एक कप टी भी बना देना। जब तक चाय ठंडी होगी मैं वापस आ जाऊंगा। उसी समय जांगजो के ऊपर डीप सी बोन ड्रैगन लगातार ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ बरसा रहा था और डिफेंस लाइंस को तबाह कर रहा था। लेईजान ने आंखें बंद कर ली थीं और मौत का इंतजार कर रहा था। तभी जांगजो के बाहरी पहाड़ों की दिशा से एक काली रोशनी का स्तंभ आसमान की ओर फूट पड़ा। वह ब्लैक लाइट ठंडी नहीं थी, बल्कि उसमें एक प्राचीन और राजसी औरा थी। घना काला धुआं जबरदस्ती दोनों तरफ हट गया। वो क्या है? लेईजान ने तुरंत आंखें खोल दी। पूरे जांगजो के 30 लाख सर्वाइवर्स और फ्रंट लाइन पर बचे हुए सैनिकों ने एक साथ ब्लैकस्टोन बेस की दिशा में देखा। सबकी नजरों के सामने एक लंबा युवा उस ब्लैक गोल्ड लाइट पिलर के सहारे आसमान की ओर कदम बढ़ा रहा था। उसने कोई फ्लाइंग इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं किया था। वह बस हवा में ऐसे चल रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे अदृश्य सीढ़ियां हों। वो मिस्टर चिन है। चिनली आ गया। लेईजान उत्साह से कांप उठा। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता गया, मेरे पीछे का 9 ड्रैगन कॉफिन टोटम पूरी तरह खुल गया। 9 विशाल ब्लैक ड्रैगन्स आसमान में फैल गए। उनके शरीर सैकड़ों मीटर लंबे थे। उनकी ब्लड रेड ड्रैगन आईज एक साथ खुल गईं। वे एक प्राचीन ब्लैक कॉफिन को खींच रहे थे जो पूरे जांगजो के ऊपर तैर रही थी। कॉफिन पर बंधी ब्लड रेड चेन्स धीरे धीरे कांप रही थीं। एक सर्वोच्च, प्राचीन और अछूती फॉरबिडन ऑरा समुद्री लहर की तरह पूरे जांगजो में फैल गई। इस प्रेशर के नीचे नीचे मौजूद 1 लाख म्यूटेटेड सी बीस्ट्स जो अभी तक पागलों की तरह हमला कर रहे थे, अचानक डर से चीख उठे। वे सभी जमीन पर गिर पड़े और कांपने लगे। ब्लैकस्टोन बेस के मिस्टर चिन, वो जांगजो को बचाने आ गए हैं। अनगिनत सर्वाइवर्स खंडहरों से बाहर झांकने लगे। उनकी आंखों में आश्चर्य, राहत और सम्मान भरा हुआ था। मैं 1000 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा था और दूर उस 100 मीटर लंबे डीप सी बोन ड्रैगन को देख रहा था। उसके विशाल शरीर के सामने मैं चींटी जितना छोटा दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरे पीछे मौजूद 9 ड्रैगन कॉफिन उससे भी अधिक प्राचीन, रहस्यमयी और भयावह लग रही थी। दुःस्वप्न जैसा दृश्य था। डीप सी बोन ड्रैगन ने मेरी चुनौती महसूस कर ली। उसकी ब्लड रेड आईज मुझे घूरने लगी और उसने आसमान हिला देने वाली दहाड़ लगाई। उसने अपना एबिस ड्रैगन माउथ खोला और पहले से 10 गुना बड़ी ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ मेरी ओर मीटियर की तरह फेंक दी। छोटी मोटी चालें। मेरे सीने पर मौजूद पेंगू टोटम अचानक चमक उठा। आसमान चीरती बैटल ऑरा फूट पड़ी। हेवन एंड अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे पीछे पेंगू एवेटार प्रकट हो गया। सामने आती ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ को देखकर मैं हिला तक नहीं। मैंने धीरे से अपना दायां मुका उठाया। मेरे सीने का पेंगू टोटम गरजते बादलों जैसी आवाज करने लगा। क्रिएशन पावर मेरे मुके के चारों ओर इकट्ठा हो गई। अगले ही पल मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। धड़ाम, मेरा पंच ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ से टकराया। पूरा आसमान मानो बीच
बीच से फट गया। ब्लैक फ्लेम्स को क्रिएशन पावर ने जबरदस्ती दो हिस्सों में चीर दिया। दोनों तरफ आग की विशाल लहरें निकल गईं। वे दूर खंडहरों पर गिरीं और धरती पर हजारों मीटर लंबी जली हुई खाइयां बना गईं। मैं दोनों फायर वेव्स के बीच स्थिर खड़ा रहा। मेरे पीछे का पेंगू एवाटार धीरे धीरे सिर उठाने लगा। उसका पहले धुंधला दिखने वाला शरीर अब और अधिक वास्तविक होता जा रहा था। डार्क गोल्डन डिवाइन लाइट मेरे सीने के पेंगू टैटू से निकलकर पूरे एवाटार में फैल गई। मैंने डीप सी बोन ड्रैगन की ओर देखकर मुस्कुराया। बड़ी छिकली, अब मेरी बारी है। मेरे शब्दों के साथ पेंगू टोटम पूरी तरह सक्रिय हो गया। मेरे पीछे का पेंगू एवाटार कई दर्जन मीटर ऊंचा हो गया। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल था। उसकी ऑरा प्राचीन और अथाह थी, मानो केओस ईरा का कोई एंशिएंट जायंट वापस लौट आया हो। उसके हाथों में क्रिएशन पावर से बनी एक विशाल बैटल एक्स प्रकट होने लगी। एक्स के ब्लेड पर डार्क गोल्डन रून्स चमकने लगे। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। मेरे पीछे का पेंगू एवाटार भी वैसा ही करने लगा। इंसान और एवाटार की हर हरकत एक जैसी थी। डीप सी बोन ड्रैगन ने पहली बार मौत का डर महसूस किया। उसकी ब्लड रेड आईज में भय उभर आया। वह तेजी से पीछे हटना चाहता था, लेकिन जिस क्षण पेंगू एवाटार ने उसे लॉक किया, उसके आसपास की ब्लैक मिस्ट तक जम गई। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरी आवाज थंडर जैसी गूंजी, पेंगू स्प्लिट हेवन। मेरा हाथ नीचे गिरा। उसी समय पेंगू एवाटार ने भी क्रिएशन एक्स पूरी ताकत से चला दी। धड़ाम! सैकड़ों मीटर लंबी डार्क गोल्डन एक्स लाइट ने ब्लैक मिस्ट को चीर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान दो हिस्सों में बंट जाएगा। डीप सी बोन ड्रैगन ने बचने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक्स लाइट उसकी विशाल बोन विंग पर जा गिरी। क्रैक! उसकी बोन विंग तुरंत टूट गई। डीप सी बोन ड्रैगन दर्द से चीख उठा। उसका संतुलन बिगड़ गया और उसका विशाल शरीर मीटियोर की तरह धरती पर गिरने लगा। मैंने उसे सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। एक कदम में मैं डार्क गोल्डन लाइट बनकर उसके ऊपर पहुंच गया। पेंगू एवाटार भी मेरे साथ ही आगे बढ़ा। मैंने मुट्ठी बांधी। पेंगू एवाटार ने दोनों हाथों से क्रिएशन एक्स पकड़ ली। डीप सी बोन ड्रैगन सिर उठाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में केवल डर था। मैंने ठंडे स्वर में कहा, टूट जाओ। मेरा मुका नीचे गिरा। उसी क्षण पेंगू एवाटार की क्रिएशन एक्स भी नीचे गिरी। धड़ाम! क्रिएशन एक्स सीधे डीप सी बोन ड्रैगन के सिर पर लगी। भयानक क्रिएशन पावर उसकी खोपड़ी के भीतर घुस गई। धरती जोर से कांप उठी। जांगजो के बाहरी इलाके में दर्जनों मीटर गहरा एक विशाल क्रेटर बन गया। पत्थर आसमान में उड़ गए। डीप सी बोन ड्रैगन का विशाल शरीर क्रेटर के बीच धंस गया। उसकी ब्लड रेड आईज की रोशनी तेजी से बुझने लगी। पेंगू एवाटार धीरे धीरे गायब हो गया। डार्क गोल्डन लाइट भी खत्म होने लगी। मैं क्रेटर के किनारे खड़ा था। मेरे सीने का पेंगू टैटू अब भी हल्का चमक रहा था। लेवल 5 ओवरलॉर्ड डीप सी बोन ड्रैगन मर चुका था। लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हुई कि कोई समझ भी नहीं पाया। मेरे उड़ने से लेकर लेवल 5 बीस्ट किंग को मारने तक पूरा युद्ध 3 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गया। ब्लैक मिस्ट हट गई। ब्लड मून की लाल रोशनी फिर धरती पर फैल गई। मैंने हेवन एंड अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन खत्म कर दी और सामान्य आकार में लौट आया। मैं सीधे ड्रैगन के विशाल सिर पर उतरा। मैंने अपनी उंगलियों को ब्लेड की तरह इस्तेमाल किया और उसकी खोपड़ी चीर दी। उसके अंदर से बास्केटबॉल जितना बड़ा एक लेवल 5 गोल्डन बॉक्स निकला, जो ब्लैक गोल्ड लाइट से चमक रहा था। उसके भीतर समुद्र जैसी विशाल एनर्जी महसूस करके मैं संतुष्ट हो गया और उसे हाफ लाइफ स्पेस में रख लिया। नीचे मौजूद 1 लाख सी बीस्ट्स अपने बीस्ट किंग की मौत के बाद पूरी तरह टूट गए। वे समुद्र की ओर भागने लगे। जांगजो बच चुका था। मिस्टर चिन! जांगजो के 30 लाख लोगों को बचाने के लिए धन्यवाद। पूरे शहर में धन्यवाद की आवाजें गूंज उठी। मैं ड्रैगन के सिर पर खड़ा था और हाथ में लेवल 5 गोल्डन बॉक्स पकड़े हुए था। मैंने इन तारीफों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने लेजन की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, कमांडर ले, ऐसा मत कहिए। अगर ऑर्डर फोर्सेस ने बीस्टाइड को सामने से नहीं रोका होता तो जांगजो शायद मेरे आने तक टिक ही नहीं पाता। लेजन कुछ पल के लिए चुप रह गया। मैंने आगे कहा, यह युद्ध मैंने अकेले नहीं जीता। फ्रंट लाइन पर जो सैनिक मारे गए, उन्होंने भी इस शहर को बचाया है। लेजन की आंखें लाल हो गईं। उसके पीछे खड़े कई ऑफिसर्स ने भी सिर झुका लिया। मैंने गोल्डन बॉक्स हाफ लाइफ स्पेस में रख दिया। अब सर्वाइवर्स को ट्रांसफर करो और डिफेंस लाइन को रिपेयर करो। बीस्टाइड का पीछे हटना केवल अस्थायी है, असली डिजास्टर अभी बाकी है। लेजान ने गंभीरता से कहा, मिस्टर चिन, निश्चिंत रहिए। ऑर्डर फोर्सेस जांगजो को संभाल लेंगी। मैंने कहा, अगर लेवल 5 से ऊपर का बीस्ट दिखाई दे तो मुझे तुरंत खबर देना। हाई लेवल बीस्ट से मैं निपटूंगा। इतना कहकर मैंने समय बर्बाद नहीं किया। ब्लैक गोल्ड लाइट चमकी और मैं लाइट स्ट्रीम बनकर ब्लैक स्टोन शेल्टर वापस लौट गया। शेल्टर का विशाल गेट बंद हो गया। मैं मॉनिटरिंग रूम में पहुंचा और मेज पर रखी टी का कप उठाकर एक घूंट लिया। टी बिल्कुल सही टेम्परेचर पर है। ब्लैक स्टोन शेल्टर के सबसे निचले कोर चेंबर में मैं विशेष मेडिटेशन प्लेटफॉर्म पर बैठा था। मेरे हाथ में लेवल 5 डीप सी बोन ड्रैगन का गोल्डन बॉक्स था। इस गोल्डन बॉक्स की एनर्जी एस क्लास ब्लड पाइथन गोल्डन बॉक्स से सैकड़ों गुना अधिक थी। अगर मिलिट्री का सबसे ताकतवर अवेकनर भी इसे सीधे निगल ले तो उसका शरीर तुरंत फट जाएगा, लेकिन मुझे कोई डर नहीं था। मैंने बिना झिझक उसे अब्सॉर्ब कर लिया। ब्लैक गोल्ड एनर्जी बाढ़ की तरह मेरे शरीर में घुस गई। मेरी त्वचा पर ब्लैक फ्रॉस्ट जमने लगी। हड्डियां दबाव से चरमराने लगी। मैंने ठंडी हंसी हंसी। सिर्फ एक मरी हुई छिकली और मुझे चुनौती। मेरे सीने का पेंगू एवाटार अचानक आंखें खोलकर जाग गया। उसकी क्रिएशन पावर ने ब्लैक एनर्जी को जबरदस्ती दबा दिया, फिर उसे पीसकर सबसे शुद्ध ओरिजिन एनर्जी में बदल दिया। वह एनर्जी मेरे शरीर को लगातार मजबूत करने लगी। उसी समय मेरी पीठ पर मौजूद 9 ड्रैगन कॉफिन टोटम सक्रिय हो गया। 9 ब्लैक ड्रैगन्स ऐसे लग रहे थे मानो त्वचा के नीचे तैर रहे हों। एंशिएंट ब्लैक कॉफिन पर बंधी पहली स्टार चेन बुरी तरह कांपने लगी। टक! एक हल्की टूटने की आवाज मेरी सोल के भीतर गूंजी। अगले ही पल पहली स्टार चेन
चेन टूट गई। धड़ाम, ब्लैक गोल्ड एनर्जी का अथाह सैलाब कॉफिन के भीतर से बाहर निकला। मेरी आंखों के सामने अंतहीन डार्कनेस फैल गई। डार्कनेस के सबसे गहरे हिस्से में एंशिएंट ब्लैक कॉफिन धीरे धीरे खुल रही थी। उसी क्षण मुझे एक नई क्षमता मिली। अब मैं 20 गोल्डन बॉक्सेस, 20 रेमनेंट एनर्जी और सील्ड टोटम्स की इंस्टिंक्ट पावर को सीधे डिवावर कर सकता था। ब्लैक कॉफिन उन एनर्जीज को रिफाइन करके मेरे शरीर, हाफ लाइफ स्पेस और 4 फॉरबिडन टोटम्स को मजबूत करेगी। दूसरे शब्दों में, जब तक मेरे पास पर्याप्त एनर्जी होगी, मैं लगातार मजबूत होता जाऊंगा। डीप सी बोन ड्रैगन गोल्डन बॉक्स पूरी तरह रिफाइन होने के बाद मेरा फिजिकल रेल्म सीधे लेवल 5 तक पहुंच गया। हाफ लाइफ स्पेस भी फिर से फैल गई। उसके विशाल किनारे पर अब एक नया क्षेत्र उभर आया था। वह क्षेत्र पूरी तरह ब्लैक डार्कनेस से भरा था। ऐसा लग रहा था मानो एंशिएंट ब्लैक कॉफिन की शैडो वहां मौजूद हो। वह शांत, मृत और अथाह था। मुझे एक मजबूत एहसास हुआ कि जैसे जैसे 9 ड्रैगन कॉफिन की बाकी चेन्स टूटेंगी, ये डार्कनेस रीजन हाफ लाइफ स्पेस से भी अधिक भयावह और रहस्यमयी जगह बन जाएगा। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। पूरे शरीर की हड्डियां गरजते बादलों जैसी आवाज करने लगी। कॉफिन डिवावर, बुरा नहीं, आज से हर बीस्ट मेरे लिए सिर्फ एनर्जी सोर्स है। अगली सुबह ब्लैकस्टोन बेस के अंडरग्राउंड ट्रेनिंग ग्राउंड में मैं अलॉय फ्लोर पर पद्मासन लगाकर बैठा था। डीप सी बोन ड्रैगन गोल्डन बॉक्स को रिफाइन करने के बाद मेरे शरीर का ब्लड एनर्जी पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो चुका था। 9 ड्रैगन कॉफिन की पहली चेन खुल चुकी थी। कॉफिन डिवावर एबिलिटी भी पूरी तरह मेरे शरीर का हिस्सा बन गई थी। अब सामान्य गोल्डन बॉक्सेस से मिलने वाला इंप्रूवमेंट बहुत सीमित हो गया था। अगर मुझे और मजबूत बनना था तो मुझे और भी ऊंचे लेवल के बीस्ट का शिकार करना होगा, कम से कम लेवल 4 या उससे ऊपर के। तभी शू शाओदाओ अंदर आया। उसकी आंखों में उत्साह भरा हुआ था। ब्रदर ली, कल रात आपने अकेले लेवल 5 एंशिएंट ड्रैगन को मार दिया। मैं और चिनी तो लगभग कुछ कर ही नहीं पाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों सिर्फ आपका बोझ बनकर रह जाएंगे। दूसरी ओर से जांग शिन्नी भी अंदर आई। उसने ब्लैक कॉम्बैट सूट पहन रखा था। उसके लंबे बाल पीछे बंधे हुए थे। उसके चेहरे पर हमेशा वाली शांति थी, लेकिन आंखों में लड़ने की इच्छा साफ दिख रही थी। मुझे भी रियल कॉम्बैट की जरूरत है। केवल गोल्डन बॉक्सेस अब्सॉर्ब करके लेवल बढ़ाने से असली ताकत हासिल नहीं होती। मैंने दोनों की ओर देखकर सिर हिलाया। यही बात मैं खुद भी सोच रहा था। शू शाओदाओ के अर्लंग डिवाइन जनरल और नेजा टोटम्स दोनों टॉप टियर कॉम्बैट टोटम्स थे। जांग शिनी का 9 हेवंस मिस्टिक मेडन टोटम तो अटैक, डिफेंस, प्यूरिफिकेशन और बैटलफील्ड कमांड सभी में बेहतरीन था। दोनों की पोटेंशियल बहुत बड़ी थी, लेकिन अपोकलिप्स में पोटेंशियल और कॉम्बैट पावर एक जैसी चीज नहीं थी। असली एक्सपर्ट्स हमेशा बीस्ट कॉर्प्सेस के ढेर पर खड़े होकर बनते हैं। मैं खड़ा हो गया। तो फिर बाहर चलते हैं। शू शाओदाओ की आंखें चमक उठी। कहां? मैंने जांगजो के आसपास का मिलिट्री शेयर्ड मैप खोल दिया। स्क्रीन पर अनगिनत रेड डॉट्स शहर के खंडहरों और बाहरी जंगलों में फैले हुए थे। उनमें से साउथ जांगजो इंडस्ट्रियल पार्क का रेड मार्क सबसे ज्यादा चमक रहा था। मिलिट्री ने उसे हाई रिस्क जोन घोषित किया था। वहां लेवल 4 बीस्ट नेस्ट होने का शक था। मैंने उस लोकेशन की ओर इशारा किया। साउथ इंडस्ट्रियल पार्क। कल रात मरीन बीस्ट साइड के पीछे हटने के बाद एक बड़ा म्यूटेटेड बीस्ट ग्रुप वहां बस गया है। मिलिट्री ड्रोन्स ने पुष्टि की है कि वहां कम से कम 3 लेवल 4 बीस्ट्स और बड़ी संख्या में लेवल 2 और लेवल 3 बीस्ट्स मौजूद हैं। शू शाओदाओ हंस पड़ा। शानदार जगह है, मॉन्स्टर्स भी ज्यादा और एक्सपीरियंस भी ज्यादा। जांग शिन्नी ने मैप को ध्यान से देखा और शांत स्वर में बोली, साउथ इंडस्ट्रियल पार्क नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट मिलिट्री कैंप से ज्यादा दूर नहीं है। अगर वहां के बीस्ट फैल गए तो सर्वाइवर्स इवैक्यूएशन रूट खतरे में पड़ जाएगी। मैंने सिर हिलाया। इसलिए यह मिशन 2 काम एक साथ करेगा, ट्रेनिंग भी और मिलिट्री की एक बड़ी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। मैंने लेईजान को कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट भेजी। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर उसका चेहरा दिखाई दिया। वह पिछली रात की तुलना में थोड़ा रिलैक्स लग रहा था, लेकिन आंखों में थकान अब भी साफ थी। मिस्टर चिन, क्या आपको मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत है? मैंने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। साउथ जियांगजो इंडस्ट्रियल पार्क, मैं वहाँ 20 नेस्ट साफ करने जा रहा हूँ। वहाँ लेवल 4 20 नेस्ट मौजूद है। लेईजान कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर उसके चेहरे पर खुशी आ गई। मिस्टर चिन, हम भी उसी एरिया के लिए रीइंफोर्समेंट रिक्वेस्ट तैयार कर रहे थे। साउथ इंडस्ट्रियल पार्क में बड़ी मात्रा में केमिकल वेयर हाउसेज हैं। अगर बीस्ट्स ने उन्हें नष्ट कर दिया तो टॉक्सिक गैस पूरे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कैंप को प्रभावित कर सकती है। अगर आप कार्रवाई करते हैं तो मिलिट्री तुरंत ड्रोन रिकॉनेसेंस और एरिया ब्लॉकेड उपलब्ध कराएगी। मैंने जवाब दिया, ठीक है, आउटर पेरीमीटर तुम लोग संभालो, अंदर कोई दखल नहीं देगा। मैं शाओदाओ और चिनी को कॉम्बैट ट्रेनिंग देने ले जा रहा हूँ। लेईजान ने गंभीरता से सिर हिलाया। समझ गया, मिलिट्री बाहरी घेरा बनाए रखेगी और किसी भी बीस्ट को भागने नहीं देगी। मिस्टर चिन, कृपया सावधान रहिए। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सावधान रहने की जरूरत उन्हें है। 10 मिनट बाद ब्लैकस्टोन बेस का साइड गेट धीरे धीरे खुला। अंडरग्राउंड गैराज से एक मॉडिफाइड ब्लैक हेवी ऑफ रोड व्हीकल बाहर निकली। उसकी बॉडी बुलेट प्रूफ आर्मर से ढकी हुई थी। टायर्स के बाहर अलॉय एंटी स्लिप रिम्स लगे हुए थे। रूफ पर ऑटोमेटिक मशीन गन भी लगी हुई थी। शू शाओदाओ फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठा उत्साह से हाथ रगड़ रहा था। जांग शिनी बैक सीट पर बैठी थी। उसके हाथ में मिस्टिक हेवन डिवाइन सोर्ड की फैंटम इमेज हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा और एक्सेलरेटर दबा दिया। इंजन ने किसी बीस्ट की दहाड़ जैसी आवाज निकाली। काली ऑफ रोड व्हीकल ब्लैकस्टोन बेस से निकलकर दक्षिण की ओर पहाड़ी रास्ते पर दौड़ने लगी। रास्ते भर ब्लैक मिस्ट अभी पूरी तरह नहीं हटी थी। हाईवे के दोनों तरफ बीस्ट द्वारा चबाई गई छोड़ी हुई गाड़ियां बिखरी पड़ी थीं। कभी कभी कुछ लो लेवल म्यूटेटेड बीस्ट्स बाहर निकल आते, लेकिन व्हीकल के पास पहुंचने से पहले ही रूफ पर लगी ऑटोमेटिक मशीन गन उन्हें छलनी कर देती। आधे घंटे बाद साउथ इंडस्ट्रियल पार्क हमारे सामने था, जो कभी रोशनी से जगमगाता
मॉडर्न इंडस्ट्रियल जोन था वह अब पूरी तरह मॉन्स्टर्स का नेस्ट बन चुका था। फैक्ट्रीज ढह चुकी थीं, रोड्स मुड़ तुड़ गई थीं और हवा में तीखी केमिकल स्मेल फैली हुई थी। शू शाओदाओ ने डोर खोला और कूद कर नीचे उतर गया। ब्रदर लाई कैसे लड़ना है? मैंने इंडस्ट्रियल पार्क के गहरे हिस्से की ओर देखा। वहाँ 3 ऐसी ऑराज थीं जो बाकी बीस्ट से कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। 2 लेवल 4 आयरन आर्मर्ड लिजर्ड्स और एक लेवल 4 पॉइजन मिस्ट स्पाइडर क्वीन। इनके अलावा सैकड़ों लेवल 2 और लेवल 3 बीस्ट भी मौजूद थे। मेरे लिए ये सब अब कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन चू शाओदाओ और जियांग शिंगी के लिए यह परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड था। मैंने हाथ उठाया, मेरी पीठ पर 9 ड्रैगन कॉफिन हल्का कंपन करने लगी। एक अदृश्य प्रेशर पूरे इंडस्ट्रियल पार्क पर छा गया। सभी लो लेवल बीस्ट की गति तुरंत धीमी हो गई, मानो उनकी पीठ पर पहाड़ रख दिया गया हो। लेकिन मैंने उन्हें सीधे नहीं मारा। मैंने प्रेशर को बस इतना रखा कि बीस्ट हॉर्ड दब जाए, लेकिन शू शाओदाओ और जियांग शिंगी की लड़ाई प्रभावित न हो। मैंने दोनों की ओर देखा। मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। लेवल 2 और लेवल 3 बीस्ट तुम दोनों खुद साफ करोगे। लेवल 4 बीस्ट को मैं सिर्फ दबा कर रखूंगा। जब तक जान का खतरा न हो मैं मदद नहीं करूंगा। शू शाओदाओ मुस्कुराया। यही तो चाहता था। उसके बोलते ही उसकी दाहिनी बाह पर मौजूद अर्लांग डिवाइन लॉर्ड टोटम चमक उठा। उसके पीछे आर्मर पहने हुए एक डिवाइन जनरल की फैंटम इमेज उभर आई। हेवनली आई एक्टिवेट। उसके माथे पर गोल्डन लाइट चमकी और थर्ड आई की फैंटम इमेज खुल गई। उसके सामने की दुनिया अचानक बेहद स्पष्ट हो गई। दोनों आयरन आर्मर्ड लिजर्ड्स की मूवमेंट पैटर्न, स्केल गैप्स, मसल कंट्रैक्शंस और बेली वीक पॉइंट्स सब हेवनली आई में साफ दिखाई देने लगे। तुम्हारी कमजोरी मिल गई। उसने 3 पॉइंटेड डबल एज्ड ब्लेड को दोनों हाथों से पकड़ा और जमीन पर जोर से पैर मारा। थम। जमीन मकड़ी के जाले जैसी दरारों से भर गई। यू शाओदाओ तीर की तरह आगे निकला और पहली आयरन आर्मर्ड लिजर्ड के साइड में पहुंच गया। उसकी ब्लेड ऊपर उठी। ब्लेड पर गोल्डन लाइट फूट पड़ी। डिवाइन आर्मर ब्रेकिंग स्लैश। ब्लेड नीचे गिरी। तीखी मेटल कलीजन की आवाज गूंज उठी। शू शाओदाओ का चेहरा बदल गया। उसका वार स्केल गैप पर बिल्कुल सही लगा था, लेकिन डिफेंस पूरी तरह नहीं टूटी। आयरन आर्मर्ड लिजर्ड की आर्मर उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी जितना उसने सोचा था। ब्लेड सिर्फ आधा इंच अंदर गई और फिर बोन आर्मर में फंस गई। मुश्किल। पहली आयरन आर्मर्ड लिजर्ड तुरंत घूमी। उसकी विशाल टेल तूफान जैसी आवाज के साथ घूमी। चू शाओदाओ ब्लेड छोड़कर पीछे हटने को मजबूर हो गया। धड़ाम। टेल उसकी छाती के किनारे से टकराई। सिर्फ हल्का कांटेक्ट होने पर भी वह उड़ता हुआ पीछे जा गिरा और एक छोड़े हुए ऑयल टैंकर से टकराया। टैंकर अंदर तक धंस गया। चू शाओदाओ का रहा। उसके होंठों के किनारे से खून निकल आया। वाह, काफी सख्त है। मैं दूर खड़ा रहा। जियांग शिंगी ने स्वाभाविक रूप से मेरी ओर देखा। मैंने शांत स्वर में कहा, वह नहीं मरेगा, उसे खुद लड़ने दो। शू शाओदाओ ऑयल टैंकर से उछलकर बाहर आया। उसने खून पोंछा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि और ज्यादा उत्साह था। अच्छा है, मजा आएगा। आयरन आर्मर्ड लिजर्ड ने गुर्राहट की और टैंक जैसी स्पीड से उसकी ओर दौड़ी। दूसरी आयरन आर्मर्ड लिजर्ड भी साइड से घेरने लगी। दोनों मिलकर उसे सैंडविच करने की कोशिश कर रही थी। यू शाओदाओ अब पहले की तरह सीधे हमला करने नहीं दौड़ा। उसके माथे की हेवनली आई और अधिक चमकने लगी। दुनिया मानो स्लो मोशन में बदल गई। आयरन आर्मर्ड लिजर्ड का हर कदम, हर स्केल मूवमेंट और हर मसल टेंशन उसकी हेवनली आई में साफ दिखाई दे रहा था। पहली आयरन आर्मर्ड लिजर्ड उसके सामने पहुंची और अपना विशाल माउथ खोल दिया। बदबूदार हवा उसके चेहरे पर लगी। यू शाओदाओ ने शरीर पीछे झुकाया और अटैक से बाल बाल बच गया। उसी समय उसने जमीन पर पैर टिकाया और उसके जॉ के नीचे से फिसलकर बेली शैडो में घुस गया। हेवनली आई ने टारगेट लॉक कर लिया। बेली की तीसरी सॉफ्ट आर्मर प्लेट के नीचे सीधा हार्ट था। होली डीमन स्लेइंग स्ट्राइक। शू शाओदाओ गरजा। उसके पीछे अर्लंग डिवाइन लॉर्ड एवेटार ने भी साथ में ब्लेड चलाई। 3 पॉइंटेड डबल एज्ड ब्लेड नीचे से ऊपर की ओर घुसी। छपाक। ब्लेड ने सॉफ्ट आर्मर चीर दी और सीधे बीस्ट के बेली में घुस गई। आयरन आर्मर्ड लिजर्ड दर्द से चीख उठी। उसका विशाल शरीर तड़पने लगा। शू शाओदाओ ने पूरी ताकत लगाई और ब्लेड को ऊपर की ओर खींच दिया। खुल जा। चीरने की आवाज के साथ बीस्ट के बेली में विशाल घाव बन गया। उसका भारी शरीर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन शू शाओदाओ को आराम करने का मौका भी नहीं मिला। दूसरी आयरन आर्मर्ड लिजर्ड पीछे से आ गई। उसने शू शाओदाओ पर हमला नहीं किया। इसके बजाय वह बगल की आधी ढही हुई केमिकल स्टोरेज फैक्ट्री की ओर दौड़ी। जियांग शिंगी का चेहरा बदल गया। वह केमिकल टैंक उड़ाना चाहती है। अगर वे फट गए तो पॉइजन गैस पूरे इंडस्ट्रियल पार्क में फैल जाएगी। चू शाओदाओ ने तुरंत सिर उठाया। उसकी हेवनली आई की गोल्डन लाइट और तेज हो गई। भागना चाहती है? लिटिल मास्टर के साथ यहीं रुक। उसने अपनी ब्लेड जमीन में गाड़ दी। उसके पीछे अर्लंग डिवाइन लॉर्ड एवेटार और अधिक वास्तविक हो गया। एवेटार के माथे पर भी गोल्डन हेवनली आई खुल गई। दोनों हेवनली आईज की गोल्डन लाइट आपस में जुड़ गई। अगले ही पल दूसरी आयरन आर्मर्ड लिजर्ड पूरी तरह लॉक हो गई। हेवनली आई सोल लॉक। विशाल बीस्ट का शरीर अचानक रुक गया। ऐसा लगा जैसे अदृश्य चेन्स ने उसे बांध दिया हो। वह पागलों की तरह संघर्ष करने लगी। उसके पंजे जमीन में गहरे गड्ढे खोद रहे थे, लेकिन वह गोल्डन लॉक से छूट नहीं पा रही थी। शू शाओदाओ का चेहरा तेजी से पीला पड़ गया। यह स्किल उसकी वर्तमान स्ट्रेंथ के लिए बहुत भारी थी, लेकिन उसकी आंखों में केवल उत्साह था। उसने सिर उठाया और मुस्कुराया। यह वार तुम्हें विदा करने के लिए है। आसमान में ब्लैक मिस्ट को एक गोल्डन ब्लेड लाइट ने चीर दिया। बादलों के बीच एक विशाल 3 पॉइंटेड डबल एज्ड ब्लेड की फैंटम इमेज उभर आई। उसकी लंबाई दर्जनों मीटर थी। गोल्डन लाइट उस पर बह रही थी। उसकी शार्प ऑरा मानो हेवनली जजमेंट जैसी थी। पूरे इंडस्ट्रियल पार्क की हवा जैसे जम गई। शू शाओदाओ ने जमीन में गड़ी ब्लेड को खींचा और बीस्ट की ओर पूरी ताकत से वार किया। डिवाइन जजमेंट स्लैश। अगले ही पल आसमान की विशाल ब्लेड शैडो नीचे गिरी। धड़ाम। गोल्डन ब्लेड
ब्लेड सीधे आयरन आर्मर्ड लिजर्ड के सिर पर गिरी। उसकी भारी आर्मर तुरंत टूट गई। विशाल बीस्ट को जमीन में दबा दिया गया। धरती पर दर्जनों मीटर लंबी दरार बन गई। पत्थर आसमान में उड़ गए। धूल का बादल फैल गया। जब गोल्डन लाइट गायब हुई तब लेवल 4 आयरन आर्मर्ड लिजर्ड गहरे गड्ढे में पड़ी थी और बिल्कुल हिल नहीं रही थी। शू शाओदाओ ने मेरी ओर देखकर हंसते हुए पूछा, ये मूव कैसा था? स्टाइलिश था ना? मैंने फैक्ट्री के बीचों बीच बनी उस विशाल ब्लेड मार को देखा और कहा, ठीक था, लेकिन एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। यू शाओदाओ हंस पड़ा। स्टाइल होनी चाहिए, बाकी सब बाद में। काफी देर आराम करने के बाद उसने दोनों आयरन आर्मर्ड लिजर्ड्स के सिर फाड़कर 2 लेवल 4 गोल्डन बॉक्सेस निकाल लिए। जैसे ही गोल्डन बॉक्सेस उसके हाथ में आए, उसकी बाह पर मौजूद अर्लांग डिवाइन लॉर्ड टोटम हल्का कांप उठा। उसके माथे की हेवनली आई फैंटम भी चमकी। लगातार 2 लेवल 4 बीस्ट को मारने के बाद उसका टोटम अपने बॉटल नेक को तोड़ने लगा था, लेकिन उसने गोल्डन बॉक्सेस तुरंत अब्सॉर्ब नहीं किए। अभी अभी हेवनली आई और डिवाइन जजमेंट स्लैश का लगातार इस्तेमाल करने से उसके ब्लड एनर्जी रिजर्व्स लगभग खत्म हो चुके थे। इस हालत में अगर वह जबरदस्ती लेवल 4 गोल्डन बॉक्स अब्सॉर्ब करता तो यह ब्रेक थ्रू नहीं बल्कि मौत को बुलाना होगा। चू शाओदाओ ने दोनों लेवल 4 गोल्डन बॉक्सेस अपने बैकपैक में डाल ली और हंसते हुए बोला, ब्रदर लाई, बेस वापस जाकर अब्सॉर्ब करूंगा। मैंने सिर हिलाया। तभी इंडस्ट्रियल पार्क के गहरे हिस्से से एक तीखी चीख सुनाई दी। एक आधी ढही हुई फैक्ट्री अचानक विस्फोट के साथ टूट गई। डार्क ग्रीन पॉइजन मिस्ट समुद्री लहरों की तरह बाहर फैलने लगी। मलबे के बीच से एक विशाल पॉइजन मिस्ट स्पाइडर क्वीन धीरे धीरे बाहर निकली। उसका आकार लगभग एक ट्रक जितना था। उसकी 8 स्पाइडर लेग्स तेज भालों जैसी थी। उसके पेट से लगातार कोरोसिव पॉइजन मिस्ट निकल रही थी। जहां जहां वह गुजरती वहां स्टील पाइप्स तक सड़ने लगी और सस जैसी आवाज करती। लेवल 4 पॉइजन मिस्ट स्पाइडर क्वीन। चू शाओदाओ आगे बढ़ने ही वाला था कि मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। यह वाली शिन्यी की है। चू शाओदाओ कुछ पल के लिए रुक गया। जांग शिन्यी पहले ही मिस्टिक हेवन डिवाइन सोर्ड कसकर पकड़ चुकी थी और धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसका 9 हेवंस मिस्टिक मेडन टोटम स्वाभाविक रूप से पॉइजन, ईविल ऑरा और पोल्यूशन टाइप बीस्ट्स को काउंटर करता था। पॉइजन मिस्ट स्पाइडर क्वीन उसके ब्रेक थ्रू के लिए सबसे उपयुक्त ओपोनेंट थी। जांग शिन्यी ने शांत स्वर में कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो। पॉइजन मिस्ट स्पाइडर क्वीन की 8 ब्लड रेड आईज एक साथ उस पर टिक गईं। अगले ही पल उसके पेट में सूजन आई। धड़ाम! विशाल मात्रा में डार्क ग्रीन पॉइजन मिस्ट बाहर निकली और बाढ़ की तरह जांग शिन्यी की ओर बढ़ी। जांग शिन्यी पीछे नहीं हटी। उसकी पीठ पर 6 व्हाइट विंग्स धीरे धीरे फैल गईं। शुद्ध व्हाइट लाइट उसके शरीर से बाहर फैलने लगी। मिस्टिक मेडन प्यूरिफिकेशन डोमेन भनन। उसके चारों ओर एक सेमी ट्रांसपेरेंट व्हाइट डोमेन फैल गया। पॉइजन मिस्ट जैसे ही डोमेन से टकराई, सस की आवाज आने लगी। बड़ी मात्रा में पॉइजन मिस्ट व्हाइट स्मोक में बदल गई। लेकिन स्पाइडर क्वीन सिर्फ पॉइजन स्प्रे करने वाली बीस्ट नहीं थी। उसकी 8 स्पाइडर लेग्स अचानक जमीन में धंस गईं। अगले ही पल दर्जनों पॉइजन थ्रेड्स मलबे के बीच से निकलकर जांगशिनी की ओर चारों दिशाओं से बढ़े। जांगशिनी ने सामने के थ्रेड्स काट दिए, लेकिन और थ्रेड्स साइड और बैक से आने लगे। छप! एक थ्रेड उसकी बाह को छू गया। कॉम्बैट सूट तुरंत कट गया और उसकी स्किन पर डार्क ग्रीन निशान उभर आया। शू शाओदाओ का चेहरा बदल गया। शिनी! जांगशिनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने बाएं हाथ से घाव को पकड़ा। 9 हेवंस मिस्टिक मेडन टोटेम चमका। सॉफ्ट व्हाइट लाइट घाव पर फैली और पॉइजन तेजी से बाहर निकल गया। मैं ठीक हूँ। उसने स्पाइडर क्वीन की ओर देखा। उसकी आंखें और शांत हो गईं। ये सिर्फ पॉइजन नहीं फैला रही, ये स्पाइडर वेब फॉर्मेशन बना रही है। मैं दूर खड़ा हल्का सा मुस्कुराया। जांग शिनी की कॉम्बैट टैलेंट मेरी उम्मीद से भी बेहतर थी। स्पाइडर क्वीन ने फिर से चीख लगाई। पूरे फैक्ट्री रूइंस में फैले पॉइजन थ्रेड्स डार्क ग्रीन लाइट से चमकने लगे। कुछ ही मिनटों में उसने पूरे बैटलफील्ड को एक विशाल पॉइजन वेब में बदल दिया था। अगर जांग शिनी एक भी गलत कदम रखती तो वह पॉइजन थ्रेड्स में फंस जाती। जांग शिनी ने आंखें बंद कर ली। उसके पीछे 9 हेवंस मिस्टिक मेडन एवटार उभर आया। इस बार उसने सोर्ड नहीं चलाई। उसने प्यूरिफिकेशन डोमेन को सिकोड़कर केवल अपने आसपास 3 मीटर तक सीमित कर दिया। डोमेन छोटा हो गया, लेकिन प्यूरिफिकेशन पावर कई गुना बढ़ गई। उसने पहला कदम आगे बढ़ाया। उसके पैर के नीचे चमका पॉइजन थ्रेड तुरंत राख बन गया। दूसरा कदम, तीसरा कदम, जहां जहां वह चलती पॉइजन वेब में व्हाइट से फात बनता जाता। धीरे धीरे उसका शरीर धुंधला होने लगा। वह चांदनी की किरण जैसी पॉइजन वेब के बीच से गुजर रही थी। स्पाइडर क्वीन की 8 आंखें पागलों की तरह घूम रही थीं, लेकिन वह उसकी सही पोजीशन पकड़ नहीं पा रही थी। अगले ही पल स्पाइडर क्वीन उछलकर ऊपर गई और लगभग लिक्विड फॉर्म में कॉम्प्रेस किया हुआ पॉइजन बॉल नीचे फेंक दिया। पॉइजन बॉल हवा को तकोरोड कर रही थी। जांग शिनी ने अचानक आंखें खोल दी। मिस्टिक हेवन डिवाइन सोर्ड चमक उठी। होली लाइट ब्रेक! उसने सोर्ड चलाई। व्हाइट सोर्ड लाइट ने पॉइजन बॉल को बीच से काट दिया। पॉइजन लिक्विड उसके दोनों तरफ गिरा और जमीन में 2 बड़े गड्ढे बना दिए। लेकिन उसी समय जांग शिनी पॉइजन रेन को पार करके स्पाइडर क्वीन के नीचे पहुंच चुकी थी। उसने दोनों हाथों से सोर्ड पकड़ी। उसकी पीठ की 6 विंग्स एक साथ बंद हो गई। सारी प्यूरिफिकेशन पावर सोर्ड एज पर इकट्ठी हो गई। उस पल पूरी दुनिया में केवल वही व्हाइट सोर्ड लाइट दिखाई दे रही थी। 9 हेवंस प्यूरिफिकेशन स्लैश। व्हाइट सोर्ड लाइट आसमान तक उठ गई।
पॉइजन मिस्ट स्पाइडर क्वीन का विशाल शरीर आर पार कट गया। उसने दर्द से चीख मारी, उसकी आठों टांगें बेकाबू होकर फड़फड़ाने लगी, लेकिन प्यूरिफिकेशन पावर उसके घावों में फैल चुकी थी। उसने उसके शरीर के भीतर मौजूद पॉइजन सैक्स को पूरी तरह जला दिया। धड़ाम! स्पाइडर क्वीन जमीन पर गिर गई। डार्क ग्रीन पॉइजन फैलने से पहले ही 9 हेवंस मिस्टिक मेडन डोमेन ने उसे पूरी तरह दबा दिया। लेवल 4 पॉइजन मिस्ट स्पाइडर क्वीन मर चुकी थी। उसके सिर से एक डार्क ग्रीन गोल्डन बॉक्स बाहर लुढ़क आया। जियांग शिनी झुकी और उसे उठा लिया। उसके हाथ में व्हाइट लाइट चमकी। गोल्डन बॉक्स की सतह पर मौजूद पॉइजन ऑरा तुरंत शुद्ध हो गई। जैसे ही गोल्डन बॉक्स उसके हाथ में आया, उसके पीछे 9 हेवंस मिस्टिक मेडन अवतार हल्का कांप उठा। गोल्डन बॉक्स के अंदर मौजूद पॉइजन एनर्जी मानो टोटम द्वारा रिजेक्ट की जा रही थी, लेकिन साथ ही प्यूरिफिकेशन पावर उसे दबा भी रही थी। जियांग शिनी की ऑरा थोड़ी हिल गई, लेकिन उसने तुरंत गोल्डन बॉक्स अब्सॉर्ब नहीं किया। लेवल 4 गोल्डन बॉक्स की एनर्जी पहले से ही बहुत वायलेंट थी और यह पॉइजन स्पाइडर क्वीन का गोल्डन बॉक्स था, जिसके अंदर पोल्यूशन ऑरा अभी भी मौजूद थी। अगर वह इसे अभी अब्सॉर्ब करती तो हल्की हालत में इंजर्ड होती और बुरी हालत में उसका टोटम पोल्यूटेड हो सकता था। उसने गोल्डन बॉक्स सुरक्षित रख लिया और मेरी ओर देखा। मैंने सिर हिलाया। अभी के लिए इसे संभाल कर रखो। बेस वापस पहुंचने के बाद मैं इसके अंदर बची हुई पोल्यूशन ऑरा पूरी तरह साफ कर दूंगा। जियांग शिनी ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है। चू शाओदाओ ये सब देकर हैरान रह गया। कमाल है शिनी, अभी जो सोर्ड स्ट्राइक तुमने मारी वह तो मेरी मूव से भी ज्यादा स्टाइलिश थी। जियांग शिनी ने मिस्टिक हेवन डिवाइन सोर्ड वापस रख दी और शांत स्वर में बोली, हर स्किल की अपनी उपयोगिता होती है। चू शाओदाओ तुरंत हंस पड़ा। वह तो है ही। मैं दोनों के पास गया और उनकी ओर देखा। तुम्हें पता है अभी लड़ाई में सबसे बड़ी गलती कहाँ हुई? चू शाओदाओ ने सिर खुजलाया। मैंने सिर हिलाया। आयरन आर्मर्ड लिजर्ड की डिफेंस बहुत मजबूत थी। तुमने पहले अटैक में बिना पूरी टेस्टिंग किए फुल पावर लगा दी। इसी वजह से ब्लेड फंस गई। अगर टेल पूरी ताकत से लग जाती तो कम से कम 3 रिब्स टूट जाती। इसे याद रखना। फिर मैंने जियांग शिनी की ओर देखा। और तुमने प्यूरिफिकेशन डोमेन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। पॉइजन तुम साफ कर सकती हो, लेकिन स्पाइडर थ्रेड्स और टेरेन ट्रैप्स पूरी तरह पॉइजन टाइप नहीं होते। भविष्य में पोल्यूशन टाइप बीस्ट से लड़ते समय सिर्फ पॉइजन पर ध्यान मत देना, यह भी देखना कि वह बैटलफील्ड कैसे कंट्रोल कर रही है। जियांग शिनी ने गंभीरता से सिर हिलाया। समझ गई। मैंने दोनों से कहा, गोल्डन बॉक्सेस संभाल कर रखो। लो लेवल गोल्डन बॉक्सेस रेल्म को स्टेबल करने के काम आती है, लेकिन लेवल 3 और उससे ऊपर की गोल्डन बॉक्सेस, खासकर लेवल 4 गोल्डन बॉक्सेस, बैटलफील्ड पर कभी सीधे अब्सॉर्ब मत करना। यू शाओदाओ ने पूछा, क्यों? अभी तो मुझे लगा एयरलंग टोटम जलने वाली है। मैंने जवाब दिया, वह टोटम रेजोनेंस था। इसका मतलब है कि तुम्हारा बॉटल नेक ढीला पड़ चुका है। लेकिन गोल्डन बॉक्स के अंदर सिर्फ एनर्जी नहीं होती, उसके अंदर बीस्ट की वायलेंट विल और पोल्यूशन ऑरा भी होती है। लो लेवल गोल्डन बॉक्सेस में यह कम होती है, लेकिन हाई लेवल गोल्डन बॉक्सेस को बिना फिल्टर किए अब्सॉर्ब किया तो हल्के में टोटम बैकलैश होगा और गंभीर स्थिति में डेस्टिनी पोल्यूशन तक हो सकती है। जियांग शिनी ने अपने हाथ में मौजूद पॉइजन मिस्ट स्पाइडर क्वीन गोल्डन बॉक्स को देखा। उसकी सतह पर मौजूद पॉइजन एनर्जी भले ही काफी हद तक प्यूरिफाई हो चुकी थी, लेकिन अंदर अब भी डार्क ग्रीन मिस्ट बह रही थी। वह तुरंत मेरी बात समझ गई। तो पहले फिल्टर करना होगा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, बेस लौटकर मैं कॉफिन डिवावर एबिलिटी से इन्हें रिफाइन करूंगा। पोल्यूशन ऑरा और वायलेंट विल अलग कर दूंगा। सिर्फ फ्यूअर टोटम एनर्जी बचेगी। उसके बाद अब्सॉर्ब करोगे तो ब्रेक थ्रू पूरी तरह स्टेबल होगा। साउथ इंडस्ट्रियल पार्क की सारी गोल्डन बॉक्सेस इकट्ठी कर ली गई। लेवल 1 गोल्डन बॉक्सेस कई 100 थी। लेवल 3 गोल्डन बॉक्सेस 20 से ज्यादा थी। लेवल 4 गोल्डन बॉक्सेस कुल 3 थी। पॉइजन मिस्ट स्पाइडर क्वीन की गोल्डन बॉक्स जियांग शिनी को मिली और दोनों आयरन आर्मर्ड लिजर्ड्स की गोल्डन बॉक्सेस चू शाओदाओ को। तभी ले जान का वीडियो कॉल आ गया। स्क्रीन पर वह ड्रोन फुटेज देख रहा था और साफ लग रहा था कि उसने राहत की सांस ली है। मिस्टर चिन, साउथ इंडस्ट्रियल पार्क बीच नेस्ट पूरी तरह साफ हो चुका है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कैंप पर केमिकल पोल्यूशन का खतरा भी खत्म हो गया। आपकी और आपके दोनों साथियों की मदद के लिए धन्यवाद। मैंने सिर हिलाया। वैसे भी इन्हें रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग की जरूरत थी। ले जान कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मिस्टर चिन मजाक कर रहे हैं। मिलिट्री के लिए यह एक हाई रिस्क नेस्ट था। मैंने चू शाओदाओ और जियांग शिनी की ओर देखा। अभी अभी की लड़ाई के बाद उनकी ऑरा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और स्थिर लग रही थी। इस ट्रेनिंग का रिजल्ट उम्मीद से बेहतर था। मैंने ले जान से कहा, आगे अगर इसी तरह के लेवल 4 या उससे ऊपर के 20 नेस्ट्स मिलें तो कोऑर्डिनेट्स सीधे हमें भेज देना। जब तक वे हमारे प्लान से नहीं टकराते हम उन्हें हैंडल कर लेंगे। ले जान ने तुरंत सिर हिलाया। समझ गया। कम्युनिकेशन खत्म होने के बाद मैंने दूर धीरे धीरे छोटी ब्लैक मिस्ट की ओर देखा। साउथ इंडस्ट्रियल पार्क तो बस शुरुआत ही। जियांगजो के आसपास अभी भी अनगिनत बीस्ट नेस्ट्स मौजूद थी। आम सर्वाइवर्स के लिए वे डेथ जोन्स थीं, लेकिन हमारे लिए वे सबसे अच्छे ट्रेनिंग ग्राउंड्स थे। लेकिन अभी और हंटिंग का समय नहीं था। चू शाओदाओ और जियांग शिनी अभी अभी एक कठिन बैटल से निकले थे। उनके बॉटल नेक्स टूट चुके थे। अब समय था कि हाथ में मौजूद गोल्डन बॉक्सेस को सचमुच अपनी ताकत बनाया जाए। ब्लैकस्टोन बेस लौटने के बाद मैंने दाहिना हाथ उठाया। मेरी पीठ पर 9 ड्रैगन कॉफिन हल्की गर्म होने लगी। कॉफिन डिवावर एबिलिटी सक्रिय हो गई। ब्लैक कॉफिन की शैडो मेरे पीछे एक पल के लिए चमकी। तीनों लेवल 4 गोल्डन बॉक्सेस से काली धुंध की पतली लहरें निकलने लगी। यही पोल्यूशन ऑरा और वायलेंट विल थी जो 20 गोल्डन बॉक्सेस में बची हुई थी। अगर कोई सामान्य अवेकनर इन्हें अब्सॉर्ब करता तो उसे अपनी विल पावर से इनका सामना करना पड़ता। सफल हुआ तो स्ट्रेंथ बढ़ती, असफल हुआ तो टोटम बैकलैश होता। लेकिन 9 ड्रैगन कॉफिन के सामने ये पोल्यूशन ऑरा सबसे अच्छा फूड थी। ब्लैक कॉफिन हल्के
हल्के से कांपी और सारी इम्प्यूरिटीज निकल गई। तीनों गोल्डन बॉक्सेस की लाइट पहले से कहीं ज्यादा प्योर हो गई। मैंने दोनों आयरन आर्मर्ड लिजर्ड गोल्डन बॉक्सेस चू शाओदाओ को दी और पॉइजन मिस्ट स्पाइडर क्वीन गोल्डन बॉक्स जांग शिनी को। चू शाओदाओ ने गोल्डन बॉक्सेस लेते हुए हंसकर कहा, थैंक्स ब्रदर लाई। जांग शिनी ने भी धीरे से कहा, धन्यवाद। अगले ही पल दोनों ने गोल्डन बॉक्सेस अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। जू शाओदाओ में सबसे पहले बदलाव आया। उसकी दाहिनी बांह पर एरलांग डिवाइन लॉर्ड टोटम जीवित होती हुई प्रतीत हुई। उसके माथे के बीच में एक पतली दरार खुली। उसके भीतर से गोल्डन डिस्ट्रक्शन लाइट छोड़ती हेवनली आई की शैडो धीरे धीरे खुलने लगी। उसके पीछे खड़ा आर्मर पहने एरलंग डिवाइन लॉर्ड एवेटार पहले से कहीं अधिक वास्तविक हो गया। दूसरी ओर जैंग शिनी का परिवर्तन और भी अद्भुत था। पॉइजन मिस्ट स्पाइडर क्वीन गोल्डन बॉक्स की एनर्जी 9 हेवंस मिस्टिक मेडन टोटम द्वारा धीरे धीरे प्यूरिफाई होकर अब्सॉर्ब की जा रही थी। डार्क ग्रीन एनर्जी उसके शरीर में प्रवेश करते ही प्योर व्हाइट मिस्टिक लाइट में बदल रही थी। उसके पीछे 9 हेवंस मिस्टिक मेडन टोटम 6 विशाल व्हाइट एनर्जी विंग्स में बदल गया। उसके हाथ में एक नई मिस्टिक हेवन डिवाइन सोर्ड बनने लगी जो ठंडी डिवाइन ऑरा छोड़ रही थी। आधे घंटे बाद दोनों की ऑरा एक साथ उफान मारने लगी। शू शाओदाओ ने सबसे पहले आंखें खोली। उसकी स्ट्रेंथ लेवल 4 अर्ली स्टेज से लेवल 4 मिड स्टेज फिर लेवल 4 लेट स्टेज तक पहुंची और आखिर में लेवल 4 पीक पर स्थिर हो गई। जांग शिनी की ऑरा भी लगातार बढ़ती रही। उसका 9 हेवंस मिस्टिक मेडन एवेटार और अधिक वास्तविक होता गया। अंत में वह भी लेवल 4 पीक पर पहुंच गई। शू शाओदाओ उत्साह में जमीन पर मुका मार बैठा। धड़ाम, अलॉय फ्लोर पर एक गड्ढा बन गया। वाह, यही है लेवल 4 पीक। मुझे लग रहा है मैं अभी किसी को भी हरा सकता हूँ। जांग शिनी ने भी आंखें खोली। वह शू शाओदाओ जितनी ओवर एक्साइटेड नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में भी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। 9 हेवंस प्यूरिफिकेशन डोमेन का एरिया 3 गुना बढ़ गया है। अगर दोबारा बड़े स्तर पर पॉइजन, मियाज्मा या मेंटल पोल्यूशन वाले बीस्ट्स मिले तो मैं एक पूरा सेफ जोन बना सकती हूँ। मैंने संतोष से सिर हिलाया। तभी लेई जान का वीडियो कॉल फिर आ गया। स्क्रीन पर वह हम तीनों को देख रहा था और उसकी आंखों में छिपा हुआ शौक साफ दिखाई दे रहा था। मिस्टर चिन, साउथ इंडस्ट्रियल पार्क का हाई रिस्क नेस्ट पूरी तरह समाप्त हो चुका है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कैंप पर दबाव काफी कम हो गया है। ड्रैगन मार्शल ने विशेष धन्यवाद भेजा है। मैंने केवल ठीक है कहा। कॉल समाप्त होने के बाद चू शाओदाओ ने आलस से अंगड़ाई ली। ब्रदर लाई, कल फिर मॉन्स्टर हंट पर चलेंगे। मैंने स्क्रीन पर लगातार आते नेशनल बीस्ट अलर्ट्स को देखा और धीरे से कहा, जांगजो के आसपास अभी जल्दबाजी की जरूरत नहीं। अब समय आ गया है कि दूसरे वॉर जोन्स की स्थिति भी देखी जाए। ब्लैकस्टोन बेस के अंडरग्राउंड कमांड रूम में अभी अभी नेशनल हाई लेवल बीस्ट इंटेलिजेंस सिस्टम का नया डेटा फीड जुड़ा था। नेटवर्क लगातार पागलों की तरह रेड अलर्ट रिफ्रेश कर रहा था। जियांगजो के आसपास मौजूद कई हाई रिस्क टाइड स्नो क्षेत्रों को हम साफ कर चुके थे। शू शियाओदाओ और जियांग शिंगई भी रियल कॉम्बैट में ब्रेक थ्रू करके लेवल 4 पीक तक पहुंच गए थे, लेकिन यह अभी भी काफी नहीं था। स्क्रीन पर ड्रैगन नेशन के लगभग सभी बड़े वॉर जोन्स में इमरजेंसी की स्थिति थी। बीजिंग, नॉर्थ वेस्ट, सदर्न कोस्ट, हर जगह नए रेड अलर्ट दिखाई दे रहे थे। उनमें सबसे ज्यादा चुभने वाला साउथ वेस्ट माउंटेन रेंज के ऊपर मौजूद वह एबनॉर्मल थंडर क्लाउड था। शू शियाओदाओ मुंह में आधी बीफ जर्की दबाए देख रहा था और उसकी स्कैल्प तक सुन्न हो गई। लाई गे, ये तो हद से ज्यादा है। जियांगजो अभी संभला ही था और बाकी जगह फिर से फट गई। जियांग शिंगई विशाल स्क्रीन के सामने खड़ा था। उसकी नजर साउथ वेस्ट रीजन पर टिकी थी। वहाँ एक चमकता हुआ रेड डॉट लगातार हाई फ्रीक्वेंसी पर ब्लिंक कर रहा था। हर बार उसके ब्लिंक करने पर आसपास मिलिट्री डिफेंस लाइन को दर्शाने वाले ब्लू मार्कर्स थोड़े और फीके पड़ जाते। उसकी आवाज गई। स्क्रीन पर उसका चेहरा बेहद थका हुआ था। कॉम्बैट यूनिफॉर्म पर गन पाउडर और कीचड़ के निशान लगे हुए थे। मिस्टर चिन, साउथ वेस्ट वॉर जोन इमरजेंसी सपोर्ट की रिक्वेस्ट करता है। लेई जान ने तेजी से फ्रंटलाइन फुटेज खोल दी। अगले ही पल विशाल स्क्रीन साउथ वेस्ट बैटलफील्ड के रियल टाइम दृश्य में बदल गई। वह पहाड़ों के सहारे बसा एक माउंटेन सिटी था। भारी थंडर क्लाउड पूरे शहर के ऊपर दबाव बनाकर छाए हुए थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन वह साधारण बारिश नहीं थी। बारिश में ब्लैक फॉग पोल्यूशन और ब्लू पर्पल इलेक्ट्रिक आर्क्स मिले हुए थे। वे आर्मर्ड व्हीकल्स पर गिरकर कान फाड़ देने वाली आवाज निकाल रहे थे। सड़कों पर जमा पानी अब एक विशाल कंडक्टिव नेटवर्क बन चुका था। टैंकों के अवशेष सड़क किनारे पड़े थे। अनगिनत सैनिक थंडर पॉइजन एक्सपोजर का खतरा उठाकर सर्वाइवर्स को नॉर्थ टनल की ओर इवैक्यूएट कर रहे थे। कैमरा हिला तो एक युवा सैनिक बेहोश छोटी लड़की को गोद में लिए इवैक्यूएशन व्हीकल की ओर पूरी ताकत से दौड़ता दिखाई दिया। लड़की का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह अपनी बाहों में बारिश से सड़ चुकी आधी गुड़िया को कसकर पकड़ी थी। जल्दी, पहले बच्चे को गाड़ी में चढ़ाओ। युवा सैनिक ने लड़की को वाहन के अंदर पहुंचाया ही था कि उसके पैरों के नीचे का पानी अचानक ब्लू पर्पल इलेक्ट्रिक आर्क से चमक उठा। सावधान! पास खड़ा एक बुजुर्ग सैनिक रोते हुए उसकी ओर झपटा और उसे जोर से वाहन के दरवाजे की तरफ धक्का दे दिया। अगले ही पल बिजली फट पड़ी। बुजुर्ग सैनिक पूरी तरह थंडर लाइट से उछल गया और जोर से खंडहर में जा गिरा। उसकी प्रोटेक्टिव सूट से सफेद धुआं निकल रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी कॉन्वॉय की दिशा में इशारा कर रही थीं। मेरी मत सुनो, बच्चे को पहले ले जाओ। वाहन के अंदर छोटी लड़की जाग गई। वह खिड़की से चिपकर बारिश में गिरे उस सैनिक को देख रही थी और उसकी आवाज रोते रोते बैठ गई थी। अंकल! तुरंत 2 रियर गार्ड सैनिक शेल्टर से बाहर निकले और उसे वापस खींचने दौड़े, लेकिन पानी में इलेक्ट्रिक आर्क्स अब भी पागलों की तरह फैल रहे थे। उनमें से एक जैसे ही पानी में घुसा, उसके पीछे का आर्मर स्पार्क्स छोड़ने लगा और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। मेडिक की आंखें लाल हो गईं और वह चीखने लगा। कॉन्वॉय कमांडर ने मुठियां कस लीं। उसकी आंखें भी लाल थीं
लेकिन उसने दांत भींचकर आदेश दिया, अंतिम इवैक्यूएशन कॉन्वॉय आगे बढ़ेगा, रियर गार्ड रेस्क्यू करेगी, मेडिकल टीम सपोर्ट के लिए तैयार रहे, सभी वाहन आगे बढ़ो, अगर हम रुके तो सभी लोग थंडर फील्ड में खत्म हो जाएंगे। शू शियाओ दाओ के मुंह की बीफ जर्की मेज पर गिर गई, उसके चेहरे की सारी मुस्कान गायब हो चुकी थी। जियांग शिंगई की आंखें भी ठंडी पड़ गईं। कैमरा और दूर गया, शहर के किनारे एक विशालकाय मॉन्स्टर खंडहरों के बीच सीधा खड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी ऊंचाई 80 मीटर से ज्यादा थी। वह किसी विशाल छिपकली की तरह दिखता था, लेकिन किसी भी छिपकली से कहीं ज्यादा भयानक था। उसके पूरे शरीर पर ब्लू ब्लैक थंडर पैटर्न स्केल्स थे। हर कदम के साथ जमीन पर इलेक्ट्रिक आर्क चेन्स फट पड़ती थी। एक आर्मर्ड व्हीकल समय पर पीछे नहीं हट पाया और उसकी पूंछ के एक झटके से उड़ गया, घूमता हुआ 3 इमारतों से जा टकराया। लेई जान ने गंभीर स्वर में कहा, टारगेट कोड नेम थंडर स्पिरिट जायंट लिजर्ड। वर्तमान अनुमान के अनुसार यह लेवल 6 इनिशियल स्टेज म्यूटेंट बीस्ट है। यह साउथ वेस्ट रेड मून रिफ्ट से बाहर निकला है और लगातार 3 डिफेंस लाइंस नष्ट कर चुका है। इसकी वर्तमान गति के अनुसार अधिकतम 15 मिनट में इसका थंडर फील्ड अंतिम इवैक्यूएशन पैसेज को भी कवर कर लेगा। स्क्रीन पर 976 लाइफ सिग्नल्स दिखाई दे रहे थे। वे नॉर्थ इवैक्यूएशन रूट पर घने रूप से जमा थे। हर ग्रीन लाइट एक ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व कर रही थी जो अभी तक बाहर नहीं निकल पाया था। मैं थंडर स्पिरिट जायंट लिजर्ड को घूरता रहा। हर बार जब वह थंडर मैग्मा उगलता, उसकी चेस्ट बोन के नीचे ब्लू पर्पल लाइट चमक उठती। बहुत संभव था कि वही उसका कोर हो। उसी समय मेरी पीठ पर 9 ड्रैगन्स पुलिंग कॉफिन टैटू हल्का गर्म होने लगा। ब्लैक कॉफिन के भीतर पहली स्टार रेनबो चेन में हल्का कंपन हुआ। वह उस गोल्ड बॉक्स की चाह कर रही थी। अगर मैं उसे हासिल कर लूं तो पहली चेन पूरी तरह स्टेबलाइज हो जाएगी और शायद दूसरी लॉक भी ढीली पड़ जाए। मैं धीरे धीरे खड़ा हो गया। मैं जा रहा हूँ, जाइए। मिस्टर चिन, धन्यवाद। इन बातों की जरूरत नहीं। देश और जनता की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। पहले कन्वॉय को आगे बढ़ाते रहो। थंडर स्पिरिट जायंट लिजर्ड मुझे सौंप दो। तुम लोग अपनी आखिरी फायर पावर इवैक्यूएशन पैसेज के दोनों तरफ केंद्रित करो। बीस्ट हॉर्ड को कॉन्वॉय तक मत पहुंचने देना। समझ गया। मैंने बैटल फील्ड मैप की ओर देखा। थंडर स्पिरिट जायंट लिजर्ड एक थंडर टाइप म्यूटेंट बीस्ट है। उसके आसपास निश्चित रूप से अर्थ वेन थंडर फील्ड बना होगा। ड्रोन्स को ज्यादा पास मत भेजना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कोर थंडर फील्ड में पहुंचते ही फेल हो सकते हैं। लेई जान ने तुरंत यह सब रिकॉर्ड कर लिया। फिर मैंने शू शियाओदाओ और जियांग शिंगई की ओर देखा। शियाओदाओ, शिंगई, चलो। शू शियाओदाओ तुरंत खड़ा हो गया। आखिरकार हमारी बारी आ गई किसी असली टफ बैटल को लड़ने की। मैं थंडर पॉइजन रेन को प्यूरिफाई करूंगा और घायलों की रक्षा करूंगा। थंडर पॉइजन रेन, पोल्यूटेड थंडर फील्ड और इंजर्ड इवैक्यूएशन, ये सब तुम्हारे जिम्मे है। ठीक है। 3 मिनट बाद ब्लैक स्टोन बेस की छत पर लगा भारी आर्मर धीरे धीरे खुला और मिलिट्री द्वारा अस्थायी रूप से भेजा गया एक हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट तैयार खड़ा था। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहले से ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। शू शियाओदाओ ने एयरक्राफ्ट की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, लाइक जी, अब तो हम सब अवेकन हो चुके हैं। फिर भी क्या हमें प्लेन से जाना पड़ेगा? क्या आप सीधे उड़कर नहीं जा सकते? मैंने कहा, जा सकता हूँ। तो फिर प्लेन में बैठने की क्या जरूरत है? जियांगजो से साउथ वेस्ट तक हजारों किलोमीटर का सफर है। बाहर हर जगह ब्लैक फॉग, थंडरस्टॉर्म और फ्लाइंग म्यूटेंट बीस्ट्स हैं। इतने लंबे क्रॉस वॉर जोन फ्लाइट में बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। बैटलफील्ड पर पहुंचने के बाद तुम क्या करना चाहोगे? पहले आधा घंटा सांस लेना या फुल कंडीशन में लड़ना? शू शियाओदाओ ने तुरंत कहा, तो फिर प्लेन से ही चलते हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के इंजन गरज उठे। विशाल एयरक्राफ्ट ब्लैक स्टोन बेस से निकलकर नीचे फैले ब्लैक फॉग को चीरता हुआ साउथ वेस्ट की ओर तेज रफ्तार से उड़ गया। 1 घंटे से ज्यादा समय बाद एयरक्राफ्ट साउथ वेस्ट वॉर जोन की आउटर एरिया में पहुंच गया। खिड़की के बाहर आसमान का रंग पूरी तरह बदल चुका था। भारी थंडर क्लाउड्स पहाड़ों के ऊपर दबे हुए थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी। ब्लू पर्पल इलेक्ट्रिक आर्क्स विशाल अजगरों की तरह बादलों के बीच घूम रहे थे। पायलट की आवाज आई, मिस्टर चेन, आगे 30 किलोमीटर पर एक्सट्रीम थंडरस्टॉर्म जोन शुरू हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर गंभीर इंटरफेरेंस है। इससे आगे एयरक्राफ्ट क्रैश होने का खतरा है। मैंने कहा, दरवाजा खोलो। कैबिन डोर धीरे धीरे खुल गया। तेज हवाएं और बर्फ जैसी ठंडी बारिश एयरक्राफ्ट के अंदर घुस आई। दूर माउंटेन सिटी थंडर लाइट और आग की लपटों में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। शू शियाओदाओ दरवाजे तक गया और 1000 मीटर नीचे की ऊंचाई पर नजर डालकर मुस्कुराया। ऐसी एंट्री ही इस यंग मास्टर को शोभा देती है। नेजा! धमाके के साथ 3 सिर और 6 भुजाओं वाला नेजा धर्मा फॉर्म उसके पीछे प्रकट हुआ। फायर टिप्ड स्पीयर, यूनिवर्स रिंग और रेड आर्मिलरी सैश की परछाइयां एक एक करके उभर आईं। शू शियाओदाओ विंड फायर व्हील्स पर खड़ा हुआ और एयरक्राफ्ट से छलांग लगा दी। लाल आग की एक लकीर थंडर स्टॉर्म को चीरती हुई साउथ वेस्ट माउंटेन सिटी की ओर गिरने लगी। वह जलते हुए मीटियर की तरह नीचे जा रहा था। मॉन्स्टर्स, तुम्हारा यंग मास्टर आ गया। दूसरी ओर जियांग शिंगई के 6 पंख फैल गए। शुद्ध सफेद डिवाइन लाइट बारिश के बीच एक साफ क्षेत्र बनाती हुई फैल गई और मैं एयरक्राफ्ट के दरवाजे पर खड़ा था। मेरी पीठ पर 9 ड्रैगन्स पुलिंग कॉफिन टैटू हल्का कांप रहा था। ब्लैक क्रिस्टल एयर फ्लो मेरे पैरों के नीचे इकट्ठा होने लगा। अगले ही पल मैंने भी एयरक्राफ्ट से कदम बाहर रख दिया। तेज हवाएं चेहरे से टकराईं। ब्लैक फॉग उफनने लगा। मैं ब्लैक क्रिस्टल एयर फ्लो पर खड़ा 1000 मीटर की ऊंचाई से तेजी से नीचे उतरने लगा। नीचे साउथ वेस्ट माउंटेन सिटी जल रहा था। थंडर स्पिरिट जायंट लिजर्ड का विशाल शरीर शहर के किनारे खड़ा धीरे धीरे सिर उठा रहा था। उसे शायद हमारे आने का एहसास हो गया था। उसकी ब्लू पर्पल आंखें आसमान पर टिकी हुई थीं। उसके मुंह में जमा ब्लू पर्पल थंडर मैग्मा सीधे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट इवैक्यूएशन पैसेज की ओर निशाना साधे हुए था। वहां अंतिम ट्रांसपोर्ट व्हीकल अभी टनल में दाखिल
दाखिल नहीं हुई थी। मैंने उस लेवल 6 म्यूटेंट बीस्ट की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, साउथ वेस्ट बैटलफील्ड, मैं पहुंच गया हूँ। साउथ वेस्ट माउंटेन सिटी के ऊपर थंडर क्लाउड इतने नीचे झुके थे जैसे आसमान जमीन पर गिरने वाला हो। बारिश ऐसे बरस रही थी जैसे पूरा आकाश उलटकर नीचे उड़ेल दिया गया हो। बारिश में ब्लैक फॉग पोल्यूशन और ब्लू पर्पल इलेक्ट्रिसिटी मिली हुई थी। आर्मर्ड व्हीकल्स पर गिरते ही वे कान फाड़ देने वाली आवाजें निकाल रही थी। सड़क पर जमा पानी किसी ऐसे कंडक्टिव नेटवर्क में बदल चुका था जो किसी को भी निगल सकता था। दूर थंडर स्पिरिट जायंट लिजर्ड हर कदम के साथ ब्लू पर्पल लाइटनिंग को पानी में फैला रहा था। पूरी सिटी मानो एक विशाल थंडर डोमेन में कैद हो गई थी। नॉर्थ इवैक्यूएशन पैसेज के सामने अंतिम 3 इवैक्यूएशन कॉन्वॉयज अब भी पानी से भरे इलाके में फंसे हुए थे। मेडिकल व्हीकल शॉर्ट सर्किट हो चुकी थी। सिविलियन ट्रांसपोर्ट व्हीकल सड़क धंस जाने से अटक गई थी। रियर गार्ड कन्वॉय लगातार बीस्ट होर्ड के हमलों का सामना कर रही थी। घायलों की चीखें, बच्चों का रोना, सैनिकों की गर्जना और म्यूटेंट बीस्ट की दहाड़ें बारिश की आवाज के साथ मिलकर उस सड़क पर गूंज रही थीं, जिसे थंडर फील्ड किसी भी पल निगल सकता था। साउथ वेस्ट वॉर जोन के सुप्रीम कमांडर ली यूए अस्थायी कमांड व्हीकल के पास खड़े थे। उनकी मिलिट्री कैप पूरी तरह भीग चुकी थी। चेहरे पर यह पहचानना मुश्किल था कि पानी बारिश का था या पसीने का। कम्युनिकेटर में फ्रंटलाइन सोल्जर्स की आवाज लगभग बैठ चुकी थी। कमांडर, ईस्ट साइड रूइंस लगभग टूट चुकी हैं। ली यूए ने कम्युनिकेटर को इतनी जोर से पकड़ा कि उनकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। आखिरी ट्रांसपोर्ट व्हीकल को टनल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 12 मिनट, लेकिन थंडर फील्ड 5 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगी। ली यूए की आंखों में पहली बार असहायता दिखाई दी। तभी आसमान से तीखी हवा चीरने की आवाज आई। कमांडर, स्काई में हाई एनर्जी रिएक्शन डिटेक्टेड। ली यूए ने तुरंत सिर उठाया। भारी थंडर क्लाउड्स के नीचे 3 आकृतियां आसमान से उतर रही थीं। सबसे पहले एक सफेद डिवाइन लाइट नीचे आई। जियांग शिंगई के 6 पंख पूरी तरह फैल गए थे। 9 हेवंस मिस्टीरियस मेडन धर्मा फॉर्म उसके पीछे धुंधली दिखाई दे रही थी। उसने थंडर स्पिरिट जायंट लिजर्ड की ओर देखा तक नहीं। वह सीधे इवैक्यूएशन कॉन्वॉय के ऊपर उतरी, क्योंकि वहां कुछ लोग अब ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते थे। एक मिलिट्री डॉक्टर अभी अभी मेडिकल व्हीकल से कूदकर पानी में गिरे सैनिक को बचाने दौड़ा था कि ब्लू पर्पल इलेक्ट्रिक आर्क पानी के साथ उसके पैरों तक पहुंच गई। उसका पूरा शरीर झटका खाकर कांपा और वह घुटनों के बल पानी में गिर पड़ा। वाहन के अंदर से डरे हुए बच्चों की आवाज आई, डॉक्टर अंकल! थंडर फील्ड के प्रभाव से म्यूटेंट बीस्ट पूरी तरह पागल हो चुके थे। वे लगातार इवैक्यूएशन लाइन पर टूट पड़े। शू शियाओदाओ की फायर लाइन बीस्ट हॉर्ड के दबाव में 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर पीछे खिसक गई। तभी एक लेवल 4 थंडर आर्मर बीस्ट आग को चीरता हुआ उसकी ओर दौड़ा और जोरदार टक्कर मार दी। शू शियाओदाओ कई मीटर पीछे फिसल गया। उसके पीछे सिविलियन ट्रांसपोर्ट व्हीकल खड़ी थी। वाहन के अंदर से बच्चों के रोने और बुजुर्गों की दबाई हुई खांसी की आवाजें आ रही थीं। उसने नीचे देखा। दोनों हाथ टक्कर से सुन्न हो चुके थे। अगले ही पल उसने फायर टिप स्पीयर को पूरी ताकत से जमीन में गाड़ दिया। लाल आग भाले के चारों ओर विस्फोट की तरह फैल गई। आगे बढ़ना चाहते हो? पहले इस यंग मास्टर के भाले से पूछो। नेजा धर्मा फॉर्म फिर से पूरी तरह प्रकट हो गया। 3 सिर और 6 भुजाएं इवैक्यूएशन पैसेज के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गईं। लाल फायर लाइन दोबारा जल उठी और बीस्ट हॉर्ड को जबरदस्ती 30 मीटर दूर रोक दिया। ली यूए तुरंत संभल गए और जोर से चिल्लाए, सभी सपोर्ट टीम सिविलियन स्टाफ की सहायता करें। आउटर डिफेंस लाइन को स्थिर रखो। सभी लोगों को सेफ जोन में पहुंचाओ। कन्वॉय आगे बढ़ती रहे। जो इवैक्यूएशन पैसेज कुछ समय पहले टूटने की कगार पर थी, उसे जियांग शिंगई और शू शियाओदाओ ने जबरदस्ती स्थिर कर दिया। शू शियाओदाओ के पीछे नेजा धर्मा फॉर्म पूरी तरह उभर आया। फायर टिप स्पीयर, यूनिवर्स रिंग और रेड आर्मिलरी सैश की 3 विशाल परछाइयां उसकी 6 भुजाओं के बीच घूम रही थीं। उसने पीछे मुड़कर कन्वॉय की ओर देखा। एक छोटी लड़की भीगे हुए कपड़े की गुड़िया को सीने से लगाए खिड़की के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। शू शियाओदाओ के चेहरे की मुस्कान एक पल के लिए गायब हुई।